गाइस, मेरा नाम गगन ठाकुर है और इस चैनल पे मैं मोस्टली न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियो बनाया करता था, जो कि फ़िलहाल मैं कुछ टाइम से नहीं बना रहा हूँ। पर रिसेंटली मैं अभी एक ट्रैक पे गया था, अन्नपूर्णा बेस कैंप की। और जब भी मैं उस ट्रैक पे जाने के पहले स्टडी कर रहा था कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब क्या क्या चीज़ें हमको ख़रीदनी पड़ती है, व्हाट इज़ द प्रोसेस। जैसे कि मैं यहाँ से ड्राइव किया था, मैंने नागपुर से नेपाल ड्राइव किया था, तो कार लेके जाने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, बंसार कैसे बनता है, और फिर ट्रैकिंग पे जाने के लिए कैसे कपड़े कैरी करना है, क्या पैक करना है। तो मुझे काफ़ी सारे वीडियो मिले, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। तो आई थॉट कि वहाँ से लौटने के बाद में मैं एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, अगर आप अन्नपूर्णा बेस कैंप जाने का प्लान कर रहे हो, और मैं उसमें आपको सारी डिटेल्स दूँ कि अन्नपूर्णा बेस कैंप जाने के लिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये वीडियो में मैं वही सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले कि अगर आप किस तरीके से जा रहे हो, बाय कार जा रहे हो, बाय ट्रेन जा रहे हो, बाय बाइक जा रहे हो, बाय बाय एयर जा रहे हो। जैसे मैं बाय कार गया था, तो बाय कार जाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, तो वो सेक्शन जो है वो हम कवर करने वाले हैं। फिर हम कवर करने वाले हैं कि वहाँ पे जाने के लिए आप ट्रैक कैसे बुक करो, मतलब क्या आप सोलो ट्रैक पे जाना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर आप किसी ग्रुप के साथ जाओ। मैं किस ग्रुप के साथ गया था, मैंने क्या एडवांटेज देखे ग्रुप के साथ जाने के, आई विल टॉक अबाउट दैट। देन हम लोग बात करेंगे कि पैकिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है आपके बैग के अंदर, क्या क्या चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। देन कौन सी चीज़ें आपको ख़रीदने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ आपको रेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। वहाँ पे क्या खाना चाहिए, क्या खाना बेटर रहेगा, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान कैसे रखें, कौन सी मेडिसिन आपको अपने साथ में कैरी करना चाहिए जो सही रहेगा। तो जितनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊँ। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और मैं मे बी कमेंट में या एक नया वीडियो बना के आपको उसका आंसर दे सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो है कि आप किसी ग्रुप के साथ जाओगे या किसी ट्रैवल कंपनी के साथ जाना चाहते हो या खुद जाना चाहते हो। हम लोग 2 लोग गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड। वो इंसिस्ट कर रहा था कि हम लोग सोलो जाएँ, और मैं इंसिस्ट कर रहा था कि हम लोग ग्रुप के साथ में जाएँ। क्योंकि इसके पहले हमने कभी ट्रैकिंग नहीं करी थी, हमें आइडिया नहीं थी कि ट्रैकिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, अप्स एंड डाउन्स। और अन्नपूर्णा बेस कैंप जो है वो बहुत ईज़ी भी नहीं है, इट्स अ मॉडरेट ट्रैक। जैसे अगर आप ने इंडिया में ऑलरेडी ट्रैक कर रखी हैं तो शायद तक आपको आइडिया होगी और बहुत सारी, पर मेरे लिए इट वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। तो मैं चाहता था कि, और ऊपर से इट वाज़ अ इंटरनेशनल ट्रिप, हम लोग नेपाल में ये ट्रिप कर रहे थे, तो मैं चाहता था कि उसके पहले क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है ये सब करने का, तो किसी प्रोफेशनल के साथ में किया जाए, एक प्रोफेशनल गाइड के साथ में किया जाए। इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं कंपनी के साथ करता हूँ। तो मैंने गूगल पे जाके कुछ कंपनियाँ सर्च करी और मुझे मिला ट्रैक द हिमालयाज़। और ट्रैक द हिमालयाज़ का ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने रेट भी कंपेयर किए बाकी सारे कंपनियों के साथ में, और ट्रैक द हिमालयाज़ मुझे चीपेस्ट लगा। तो फिर उनके वेबसाइट पे जाके मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे, और मेरे को सही लगा तो मैंने बुक कर लिया। आई वाज़ नॉट अवेयर कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहेगा, और सही डिसीजन था या नहीं था, पर आई थॉट कि चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो दे कॉस्टेड मी अराउंड 31,000 का उनका कुछ पैकेज था, प्लस प्लस कुछ उसका जीएसटी था। एग्जैक्ट अमाउंट आई बिलीव आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर किया है। करीब 9 दिन का ट्रैक था, एंड द ट्रैक स्टार्टेड फ्रॉम पोखरा। सो हमको पोखरा पहुँचना था। अभी आप पोखरा कैसे भी पहुंच सकते हो, कुछ लोग बाय फ्लाइट आए थे, हम लोग बाय कार गए थे। तो आपको पोखरा पहुंचना था। पोखरा में उनका एक उन्होंने होटल आपको दे रखा था फॉर द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में आपका होटल बुक था, जिसके अंदर आपको ब्रीफिंग होने वाली थी फर्स्ट डे। उन्होंने डिनर इंक्लूड नहीं किया था, तो ब्रीफिंग के बाद में डिनर आपको आपका फिगर आउट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट डे का आपका लंच, सॉरी, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, और ब्रेकफास्ट के बाद में फिर आपकी ट्रैक स्टार्ट होती है। तो इट वाज़ लाइक कि हम लोग 6th को वहाँ पहुँचे। 6th को इवनिंग में हमारे ब्रीफिंग के बाद में फिर हम लोगों को जो भी ज़रूरी सामान था, अगर आपके पास सामान नहीं है तो आप वहीं से रेंट कर सकते हो पोखरा से, वो मैं दूसरे सेक्शन में बात करूँगा रेंट कैसे करना है। तो हम लोग उसके बाद में वो सामान खरीदने चले गए, कुछ सामान हमने रेंट कर लिया, और उसके बाद में फिर हम लोग ने डिनर किया वहाँ पे। और द नेक्स्ट डे का जो हमारा स्नैक्स था वो होटल के अंदर कवर्ड था, वो स्नैक्स किया, और हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए। एक गाड़ी ने हमको पिक किया, वो गाड़ी ने पिक करके हमको नया पुल नया पुल के थोड़ा आगे तक हमको छोड़ा। मतलब कि कई लोग नया पुल से भी ट्रैकिंग करते हैं, पर ऑनेस्टली इट्स अ प्लेन सरफेस, तो नया पुल से घंटों तक का ट्रैकिंग करने का ऐसा कोई खास सेंस बनता नहीं है। तो उन्होंने हमको वहाँ तक छोड़ा, और वहाँ से फिर हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई।
आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके की हमारी ट्रैकिंग थी, किस दिन हमने क्या कवर किया। मैं बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करूँगा बिकॉज ये वीडियो ट्रैकिंग से ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में है कि आपको एग्जैक्टली ख़रीदना कैसा है, शॉपिंग कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं ट्रैकिंग के ऊपर, और अगर आपको चाहिए कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ सिर्फ ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, तो आई डोंट माइंड, आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो उसके बाद में हम वहाँ पे चले गए और वहाँ पे हम लोग का 6 लोग का ग्रुप था। अभी अलग अलग ग्रुप होते हैं, कोई बड़े ग्रुप होते हैं, 12 15 20 लोगों के भी ग्रुप होते हैं, और बेस्ड ऑन कितने लोगों के ग्रुप है अलग अलग गाइड्स होते हैं। जैसे हमारे साथ एक गाइड था क्योंकि हमारा ग्रुप छोटा था, हिज नेम वाज राशिद, रियली गुड गाय, मतलब वी हैड अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस विद हिम। उस ट्रैक के अंदर उन्होंने हमारा पूरा का पूरा खाना, मतलब हमारा स्नैक्स कवर था, हमारा लंच कवर था, हमारा डिनर कवर था, हमारा स्टे कवर था। जब आप हाइट पे जाने लग जाते हो तो क्या होता है ना कि आपको क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, तो तभी भी वो लोग आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो लोग आपको वाईफाई सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तो उधर उस हाइट पे जाने के बाद में कभी कभी आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना होता है। उसके बाद में आपको गर्म पानी चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना होता है। अगर आपको वाईफाई चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर तो 100 रुपये वाईफाई का था, कहीं पे 200 रुपये था, कहीं पे 300 रुपये था, नेपालीज रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट इंडियन रुपीज़। तो ये आपको वहाँ पे पे करना पड़ता है, दिस इज़ द एडिशनल चार्ज। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो फिर आपको अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में उनका जो मेन्यू होता है, उसका मेन्यू फिक्स होता है, मतलब कि आप ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। मान लो कि आपने बोला कि नहीं यार मेरे को तो कुछ और खाना है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, आप कुछ और भी खा सकते हो, उसके लिए शायद तक आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए। पर ओवरऑल अगर आप कुछ भी पे नहीं करना चाहते तभी भी आप इजीली वो ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो। हमने ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें करी जो हम करना चाह रहे थे। हमने वाईफाई ख़रीदा, हमने हमारा गर्म पानी से नहाने का मन किया तो हमने उसके लिए पे किया। ऑफकोर्स मोबाइल चार्ज करने के लिए हमने पे किया, हमने कई कई बारी कैपेचिनो पिया, कॉफ़ी ट्राई करी, अलग अलग हमने पिज़्ज़ा खाया, तो कभी कभी हमको उसके लिए भी पे करना पड़ गया। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो 31 प्लस GST का जो पैकेज था उसके अंदर दे गिव यू एवरीथिंग ऑलमोस्ट। तो आपको ऐसा कुछ करने की मतलब ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने किया ऑफ कोर्स बिकॉज वी वांटेड कि वो सारी चीज़ें हम लोग कर सके जो हम करना चाहते थे, और नेपालीज रुपीज़ था, इंडियन रुपीज़ से कन्वर्जन आप करोगे तो थोड़ा सस्ता ही पड़ता है, तो हमने वो सारी चीज़ें करी। अब सो दिस इज़ मोस्टली द एक्सपीरियंस। और मैं बता दूं कि जो गाइड है, मतलब कि मैंने जब मैं गया था तो मुझे ऐसा लगा था कि गाइड नेसेसरी है। कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ था कि गाइड अन्नपूर्णा बेस ट्रैक के लिए आपको गाइड की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है, आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। आपको एक परमिट लेना होता है, अगर आप खुद से जा रहे हो तो आपको परमिट लेना होता है। वो जो कंजर्वेटिव एरिया है, कंजर्वेशनल एरिया है अन्नपूर्णा का, वहाँ पे जाने के लिए एक परमिट होता है। वो परमिट आपको खुद से लेना होगा, गाइड लेना कंपलसरी नहीं है। बिकॉज मैंने कुछ लोगों को देखा, जैसे कुछ लोग जापान से थे, जो कि कुछ लोग इंडिया से भी थे जो कि सोलो कर रहे थे विदाउट गाइड, तो गाइड ज़रूरी नहीं है। ऑल्दो अगर आप पहली बार ये कर रहे हो तो हैविंग अ गाइड इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि दे गाइड यू अबाउट एवरीथिंग, राइट। तो एक सपोर्ट सिस्टम होता है आपके पास में। तो दैट्स अप टू यू। अगर आप गाइड नहीं करना चाहते तो आपके ऑफकोर्स वो गाइड के पैसे बच जाएंगे। आपको फिर आपका खुद फूड का खुद देखना पड़ेगा। आपको वो जो टी हाउसेस है जहाँ पे आप स्टे करोगे वो आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत रश सीज़न में जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको हर टी हाउस अवेलेबल ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए। बाकी जितना हमने देखा कि मोस्टली मिल जाते हैं, और फैसिलिटी अमेजिंग है। उस उतनी हाइट पे आपको यू कैन गेट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, जैसा आप खाना चाहते हो वैसा। हमने इतना सारा खाना ट्राई किया, मोस्टली जो हमको नॉर्मल रेस्टोरेंट में नहीं मिलता वैसा खाना हमको वहाँ पे मिल रहा था। थोड़ा सा हाई, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो खाने का कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन यू विल गेट एवरीथिंग टू ईट देयर। तो दैट्स वन थिंग। हमारा गाइड हमको ब्रीफ करता था हर दिन मॉर्निंग में 6 या 7 बजे हम लोग निकलते थे कि हाँ अभी आज हम लोग इतना चलेंगे, इतना असेंड है, इतना डिसेंड है, इतना स्ट्रेट चलना है, यहाँ पे ब्रेक लेना है। उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में तो हम लोग अगर सुबह शुरू करते थे करीब 7-8 बजे, तो हम लोग मोस्टली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाया करते थे 2-3 बजे के करीब, और उसके बाद में पूरा दिन हम लोग रिलैक्स करते थे। तो इट वाज गुड ट्रिप, राइट। एक्लेटाइज करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता था हमको, तो वो बहुत सही था। तो विथ माई एक्सपीरियंस विथ TTH वॉज अमेजिंग। सो आई वुड से कि अगर आप पहली बारी कर रहे हो, अगर आपको बहुत हैसल नहीं पालनी है, अगर तो आप बिल्कुल किसी भी टूर कंपनी के साथ में जा सकते हो। TTH वॉज अमेजिंग फॉर मी। हमारा गाइड भी बहुत अमेजिंग था, हिज नेम वॉज राशिद, वो भी बहुत सही था। दो ही वॉज अ यंग गाय, लेकिन काफ़ी बढ़िया मज़ा आया। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज लोग हिंदी बोल लेते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो दिस इज़ मोर अबाउट, दिस इज़ क्या हमारा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। इसके बारे में आपको अगर और डिटेल चाहिए तो आई डोंट माइंड, मैं एक वीडियो बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं और डिटेल्स भी दे सकता हूँ।
जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे लगता है इस चीज़ का है वो है प्रिपरेशन फॉर द ट्रिप, कि क्या क्या आपको कैरी करने की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ जाने के लिए। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप प्रिपेयर करो, बैकपैक तैयार करो वहाँ जाने के लिए। अभी बात करते हैं पैकिंग की। तो आपने जो बैकपैक कैरी करना है उसको जितना हो सके उतना लाइट कैरी करना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है ना कि जब भी आप जब आप ट्रैक करते हो तो कुछ दिन ऐसे होते हैं कि काफ़ी स्ट्रेट सरफेस मिल जाती है, दैट्स फाइन। पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भी आपको बड़ा स्टीप सरफेस मिलता है, आपको बहुत सारा इंक्लाइन चलना होता है, तब दिक्कत हो जाती है। और दूसरा, डिक्लाइन में भी दिक्कत होती है, मतलब कि डिक्लाइन में आपके नी बहुत पेन करते हैं, राइट। तो अगर आपका वेट कम है तो इट मेक्स योर जर्नी वेरी इजी, राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या गलती करी थी एज ए बिगनर, हमने कई कई सारी ऐसी टी शर्ट्स कैरी अपने साथ कैरी कर ली थी जो कि बड़ी कॉटन की टी शर्ट्स थी, कॉटन के पैंट्स थे। अभी होता क्या, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम। जब आप चलते हो, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है, कभी धूप हो सकती है, कभी बारिश हो सकती है। तो जब आप चलते हो तो आपको बहुत गर्मी होती है। इनफैक्ट अगर बड़ी ठंड भी हो ना, उसके बाद भी अगर आप चल रहे हो तो आपका बॉडी इतनी गर्म हो जाती है कि आपको गर्मी होना शुरू हो जाती है, एंड देन आपको स्वेट, पसीना आता है, राइट। जब आपको पसीना आता है तो आपकी जो ऊनी टी शर्ट, आपकी जो कॉटन की टी शर्ट है ना, वो पसीने से गीली होकर ना बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपने सिर्फ कॉटन की टी शर्ट कैरी करी है तो आप ये समझ लो कि आप उस टी शर्ट को रीयूज़ नहीं कर सकते। तो आपको एवरी डे नई टी शर्ट पहननी पड़ेगी, एंड दैट वाज द मिस्टेक आई डिड। उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका 7-8 दिन का ट्रैक है, राइट, तो जैसे आई बिलीव हमको 4 दिन चढ़ने को और 3 दिन उतरने को, ऐसा कुछ लगा था। तो मेरे को अगर रीयूज़ करना है तो मेरे को 7 टी शर्ट कैरी करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ द स्वेट इतनी स्मेली हो जाती है कि आप उसको दोबारा पहन नहीं सकते। और दूसरी एक प्रॉब्लम है कि वेदर ऐसा है कि आपको धूप नहीं मिलती है, कभी मिलेगी सर कभी नहीं मिलेगी। तो अगर आपका वो टी शर्ट गंदा भी हो गया, गीला भी हो गया पसीने से, तो आपको शायद तक चांस ना मिले उसको सुखाने का, राइट। इसीलिए बेटर है कि आप ऐसी टी शर्ट लो जो कि क्विक ड्राई वाली हो, ठीक है। अभी मेरे ग्रुप में एक लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम नेदरलैंड्स, और वो बोल रही थी कि वो काफ़ी सारे ट्रैक करती है। तो वन ऑब्जर्वेशन दैट आई हैड वाज, मोस्ट ऑफ द डेज जब हमने देखा कि शी वॉज वेयरिंग द सेम पैंट, सेम ट्रैक पैंट। द रीज़न वॉज कि वो ट्रैक पैंट में, बिकॉज वो क्विक ड्राई वाला था, तो और तो शी वॉज एबल टू वेयर दैट पैंट एवरी सिंगल डे, मतलब पूरा का पूरा ट्रैक उसने एक पैंट पे निकाल लिया। इन आवर केस मेरे पास ट्राउज़र्स थे, तो मैंने मल्टीपल ट्राउज़र्स ट्राई किए, एंड बिकॉज मैंने मल्टीपल कैरी किया था वो हैवी हो गया। व्हाट शी डिड इन उसके केस में वॉज, एक एक ट्रैक पैंट था जो कि वो ट्रैक पे पहनती थी। होटल पहुंचने के बाद में शी यूज़ टू वेयर समथिंग एल्स। तो मतलब कि आप ये समझ लो कि रिलैक्स होने के लिए 2-3 क्लोथ्स थे उसके पास, बाकी ट्रैकिंग के लिए एक एक कपड़ा था। मोस्ट ऑफ द टाइम शी वॉज वेयरिंग अ सेम टी शर्ट, क्विक ड्राई वाला टी शर्ट, या 1 या 2। तो जस्ट इमेजिन अगर आपके पास में एक अच्छा ट्रैक पैंट है तो एक ट्रैक पैंट भी काफ़ी है। सेफर साइड आप 2 ट्रैक पैंट कैरी कर लो, जैसे हमने रेंट पे लिया था ट्रैक पैंट, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो हमने, तो बेसिकली, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको वहाँ के लिए कैरी करना है तो एक ट्रैक पैंट या मैक्स टू मैक्स 2 ट्रैक पैंट, 2 क्विक ड्राई टी शर्ट, दिस शुड बी इनफ, ठीक है, ट्रैकिंग के टाइम के लिए। ट्रैकिंग के बाद में आप जब पहुँच जाओगे उस जगह पे पहुँचने के बाद में आपको कपड़ा चेंज करना है, तो देन यू कैन हैव अ कॉटन टी शर्ट, जो कि आप, या कॉटन आप लोअर पहनना चाहते हो या 3/4 पहनना चाहते हो, पर 3/4 आप पहनोगे नहीं बिकॉज ठंड रहेगी, कुछ फुल ही पहनोगे। तो उसके लिए फिर आप एक दो अपने होटल पहुंचने के बाद पहनने के लिए ट्राई कर सकते हो। इनर वेयर सबको कैरी करनी है ऑफकोर्स, उसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो हमने क्या किया था, जैसे मैंने, आई हैड 2 to 3 ट्राउज़र्स, आई हैड 6-7 टी शर्ट्स, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं थी, दैट वाज मिस्टेक। तो एक तो आप ख़रीद लो, अच्छा ट्रैक पैंट ख़रीद लो ट्रैक पे जाने के पहले, या फिर आप रेंट कर सकते हो। रेंट करने के भी चार्जेस अच्छे खासे हैं, मतलब कि अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं अपनी स्क्रीन पे ये आपको इस शॉप का नाम बता दूंगा, इस शॉप पे आप जा सकते हो और इस शॉप पे आपको अच्छा खासा जो रेट है ना वो मिल जाएगा। जैसे मेरे पास मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है वो, कि पेंट का भी हम लोग आई बिलीव 100 रुपीज़ पर डे दे रहे थे। अब 9 दिन के लिए आप जा रहे हो तो आपने 900 रुपये अपने पेंट के दे दिए, और आई थिंक आप खुद का पेंट लेके जाओगे वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू बाय देन रेंट, ऑलवेज़ आई बिलीव।
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको रेंट करना ज़्यादा ईजी है। तो ये एक तो पहली चीज़ हो गई कि आपके पास में क्विक ड्राई वाले अच्छे वाले ट्रैक पैंट होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के। अगर आपको एंजॉय करना है ट्रैक को तो अच्छी क्वालिटी के लो, सस्ते मत लो, अच्छी क्वालिटी के लो। डिकैथलॉन पे जाओ और आई बिलीव आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ट्रैक पैंट होनी चाहिए, आपके पास टी शर्ट होनी चाहिए अच्छी। उसके बाद में स्टिक होनी चाहिए आपके पास में। स्टिक जो है आई बिलीव 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मेरे दिन 9 दिन के 900 रुपये की हो रही थी, तो हमने स्टिक खरीद ली। हमने बार्गन करके 1100 रुपये में स्टिक खरीद ली, 2 स्टिक खरीदी, एक मैंने मेरे फ्रेंड ने यूज़ करी, एक मैंने यूज़ करी। अगर आप फिज़िकली फिट हो तो एक स्टिक भी काफ़ी है, पर अगर आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है तो 2 स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर आप यंग हो तो एक स्टिक इज़ ओके। तो वो स्टिक हमारी खुद की हो गई, तो स्टिक बहुत ज़रूरी है। ट्रैक पैंट अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं लेके गए हो तो रेंट पे ले लो। क्विक ड्राई टी शर्ट भी मिल जाती है अगर आपको चाहिए तो, या आप खुद से लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर है। देन आता है शूज़। आपके शूज़ बहुत ज़रूरी है। शूज़ ट्रैकिंग होने चाहिए, आपके नॉर्मल शूज़ नहीं चलेंगे, यू शुड हैव अ ट्रैकिंग शूज़, ओके। तो मेरे फ्रेंड ने वहाँ से रेंट किया था, आई बिलीव उसको 250 या 300 रुपये पर डे देना पड़ा था ट्रैकिंग शूज़ के लिए। तो आप इमेजिन करो 11 दिन के लिए उसका अच्छा खासा रेंट लग गया, 9 दिन के लिए सॉरी। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने यहाँ से शूज़ लेके चले गए थे। मैंने यहाँ से देयर वाज अ ब्रांड कॉल्ड बाका बुच्ची, इट्स एन इंडियन ब्रांड। मैंने काफ़ी स्टडी करी, रेडिट पे जाके काफ़ी सर्च किया, एंड देन आई फाउंड दैट ब्रांड। मैंने उस शूज़ को लेके ट्रैकिंग किया, एंड आई बिलीव मैंने कुछ 16-17 सौ के लिया था इंडियन रुपीज़ में। वर्थ द मनी, लव्ड इट। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बना सकता हूँ, नॉट अ इशू, बट लवली शूज़, आई हाईली रिकमेंड। ठीक है, आप वो वाले शूज़ ले सकते हो। तो शूज़ आपको चाहिए, ट्रैक पैंट्स आपको चाहिए, क्विक ड्राई टी शर्ट आपको चाहिए, स्टिक आपको चाहिए। देन क्या आपको चाहिए, डाउन जैकेट आपको चाहिए। खूब ठंड रहती है, डाउन जैकेट चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी डाउन जैकेट है, वेल एंड गुड, उसको कैरी करो। नहीं है, और अब ये एक चीज़ है जो आपके डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है कि आप खरीदना चाहते हो या रेंट पे लेना चाहते हो। अगर आप बार बार ऐसी ठंडी जगहों पे जाते हो जहाँ पे टेम्परेचर 0 तक जाता है, तो हैविंग अ डाउन जैकेट इज़ फाइन। पर अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे को तो कभी कभार ही ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी, तो आप उसको रेंट कर सकते हो। दैट इज़ समथिंग दैट आई यू कैन रेंट। ठीक है, अगर आपको रेंट करना ही है तो। अगेन ये जो शॉप मैं बता रहा हूँ, इस शॉप पे जाके आपको डाउन जैकेट भी अच्छे रेट पे मिल जाएगा। हमने डाउन जैकेट रेंट किया था। उसके बाद में थर्मल्स, इनर वेयर जो थर्मल्स होती हैं, थर्मल्स अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डाउन जैकेट आप बहुत ठंड में पहनोगे, लेकिन नॉर्मल टाइम पे आप डाउन जैकेट नहीं पहनोगे। अगर थर्मल आपने पहन रखी है ऊपर नीचे तो बड़ा सही हो जाता है, तो आपको थर्मल चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आई रिकमेंड होनी चाहिए। एक लाइट जैकेट होना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो आपको डाउन जैकेट या थर्मल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी आपको लाइट जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो लाइट जैकेट इज़ अ मस्ट। देन आपको एक रेन कवर चाहिए होगा आपके बैग के लिए, ओके। क्योंकि कभी भी बारिश होती, मतलब हमारे केस में बारिश हुई, बर्फ़ गिरी, धूप निकली, तो बारिश होती है, तो आपको रेन कवर चाहिए। और आपको एक रेन कवर चाहिए खुद के लिए भी, ओके। फुल बॉडी चाहिए, फुल बॉडी लो एटलीस्ट, लेकिन ऊपर का पार्ट तो कवर हो, ऐसा तो चाहिए आपको, ठीक है। तो वो आपको लेना ही लेना है। हमने ये भी चीज़ हमने नेपाल से ले ली थी, हमको एक 250-300 रुपये का मिला था उसका, वो भी मैं आपको अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज़ द वन वी बॉट। यूज़ एंड थ्रो टाइप का ही था, लेकिन सस्ता था, तो इससे हमारा काम हो गया था। देन कम्स द बैग। आपका बैक पैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बैक पैक इज़ अगेन समथिंग, ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपको लगता है कि आप ट्रिप करने वाले हो, ठीक है, एक बारी आप जब ट्रिप कर लोगे, एक बार ट्रैक कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप फ्यूचर में आप ट्रैक करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। एक तो आपका बड़ा मन करेगा दोबारा करने का, आपका मन करेगा मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। अगर आप ट्रैक करने वाले हो तो एक अच्छा बैग ले लो, ठीक है। एक अच्छा बैग बहुत ज़रूरी है। तो वो बैग आपको रेंट पे भी मिल सकता है या आप खरीद भी सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन पे। अगर इसी शॉप पे जाओ, आपको बैग मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आपकी मस्ट हैं, आपको कैरी करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए अगर आपको आपका सुखद ट्रिप चाहिए। सॉक्स पकड़ लो खूब सारे, ठीक है, क्योंकि सॉक्स गीले हो गए थे मेरे बीच में, तो मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स थे, तो काम बन गया, क्योंकि सुखाने का समय नहीं मिलेगा आपको। तो खूब सारे सॉक्स पकड़ लो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आप लेके जा रहे, अरे हाँ, और एक सन ग्लासेस भी आपके पास चाहिए होंगे, बिकॉज काफ़ी धूप रहती है, तो आपके पास ग्लासेस पहनने के लिए एक अच्छे वाले सन ग्लासेस आपके पास में हैं तो वो कैरी कर लो। कैप चाहिए, काफ़ी धूप रहती है, कैप का कैरी कर लो। और सनस्क्रीन वगैरह कैरी करो, मतलब आपको मेरी स्किन पे टैनिंग दिख रहा होगा, बिकॉज मैंने ठीक से स्किन रूटीन फॉलो नहीं किया, पूरा टैन हो गया। तो सनस्क्रीन अच्छा वाला कैरी कर लो, डिओड्रेंट कैरी कर लो, खूब पसीना आता है, ओके। व्हाट एल्स, आई बिलीव इतना काफ़ी है।
पावर बैंक अपने पास ले लो, अगर आपके पास नहीं है तो। मैं पावर बैंक लेके गया था, क्योंकि कई जगह ऐसे स्पॉट्स आते हैं जहाँ पे चार्जिंग के वो लोग बहुत पैसे मांग लेते हैं या फिर चार्जिंग मिल ही नहीं पाती है। तो अपना पावर बैंक आपके साथ में होना इट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो एक इन्वेस्टमेंट आप पावर बैंक का कर सकते हो। मैं जो पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जो मैंने इस रिसेंटली इस ट्रिप के लिए मंगाया था। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। वो आप एक चीज़ ले सकते हो। अगर आपको चाहिए फ़ोटो खींचनी खूब सारी, एक अच्छी सी सेल्फी स्टिक ले लो। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस सेल्फी स्टिक पे मेरे को बड़ी सस्ते रेट पे सेल्फी स्टिक मिल गई, उसका भी लिंक मैं यहाँ डाल दूँगा। आप वो सेल्फी स्टिक भी देख सकते हो। सेल्फी स्टिक होना इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। एंड आई बिलीव कुछ मेडिसिन आप कैरी कर सकते हो। अगर आप ग्रुप के साथ में जा रहे हो तो आपको मेडिसिन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद कैरी करते हैं। अगर आप खुद से जा रहे हो तो मैंने पैरासीटामोल रख ली थी, मैंने पेन किलर रख ली थी, मैंने एसिडिटी की गोली रख ली थी, मैंने बैड स्टमक की गोली रख ली थी, मैंने डायमॉक्स रख ली थी एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए। और बाय द वे मुझे एल्टीट्यूड सिकनेस हुआ भी था लास्ट डे, जब हम लोग अन्नपूर्णा बेस कैंप पे थे, तब मेरे को थोड़ा सा हेडेक हुआ था। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो सेफर साइड वो कैरी कर लो आप। तो दिस इज़ व्हाट यू शुड कैरी। मतलब मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जब मैं जा रहा था, पर मुझे मिली नहीं। पर मैंने सोचा कि चलो ये इन्फॉर्मेशन बनाया था। दीज आर द थिंग्स अ मस्ट कैरी फॉर यू। ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी ही चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे अपन कि गाड़ी का जो अगर आप कार से जा रहे हो तो एग्जैक्टली वो जो भंसार का जो प्रोसेस है, कैसे वहाँ पे एंट्री करना है, कैसे करना है, वो हम कैरी करेंगे। रेंट वाली डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद भी अगर आपको रेंट को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में या फिर कमेंट में या फिर नया वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इंडिया से नेपाल जाना है बाई कार तो कैसे करना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे तो आपका आधार कार्ड आप कैरी करो तो ज़्यादा बेटर है। आपको आपका पासपोर्ट भी कैरी करना चाहिए। और गाड़ी के डॉक्यूमेंट में आपको गाड़ी का एक्चुअल आरसी, जो ओरिजिनल आरसी है, वो कैरी करना है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस को कैरी करना है, पर ड्राइविंग लाइसेंस भी कोई पूछता नहीं है खासा, आरसी लोग पूछते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी आप इंडिया से नेपाल बॉर्डर में एंटर करते हो तो बहुत सारे बॉर्डर्स है। जैसे हम लोग ने यूपी के थ्रू एंटर किया था गोरखपुर के बाद में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड सनौली, और सनौली बॉर्डर से हम लोग ने एंटर किया था। सनौली बॉर्डर पे एक भंसार सेंटर होता है। बहुत सारे एजेंट आपके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन वो एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आपको गाड़ी खड़ी करनी है, आपको भंसार सेंटर पे जाना है। पहले काउंटर पे आप जाओगे, पहले काउंटर पे वो आपसे आपकी गाड़ी का नंबर पूछेंगे, आरसी पूछेंगे, आपको एक चीट बना के देंगे, एक पिंक कलर की चीट। वो चीट लेके आपको जाना है वहाँ पे। उसके बाद में वो आपकी एक्चुअल आरसी जो है, आपकी एक्चुअल आरसी वो आपसे मांगेंगे और उसकी एंट्री करेंगे। आपसे पूछेंगे कि कितने दिन के लिए आप नेपाल में हो। जितना मुझे याद है कि बाइक के लिए 200 रुपये और कार के लिए 600 रुपये पर डे लगता है, नेपालीज़ रुपीज़। ओके, आप उसको कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपीज़ में। तो आई थिंक 1.6 का रेशियो है। तो जैसे हम लोग ने बंसार बनाया था करीब 12 दिन के लिए, तो मेरा 6,000 रुपये, 7,200 रुपये मेरा करीब बन गया था बंसार का। तो सबसे पहले आप उनको अपना आरसी देते हो, वो कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, एंड देन वो आपको नेक्स्ट काउंटर पे भेजते हैं जहाँ पे आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है वो सिर्फ नेपालीज़ रुपीज़ में होती है, इंडियन रुपीज़ में नहीं होती। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप अपना कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने 10,000 इंडियन रुपीज़ ले लिए थे। मैंने 10,000 इंडियन रुपीज़ का मैंने कन्वर्ट करा लिया वहाँ पे। उससे मेरे को नेपालीज़ रुपीज़ मिल गए। वो नेपालीज़ रुपीज़ को लेके फिर वहाँ से आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद में वो आपका एक्चुअल जो आरसी बुक है वापस करेंगे, आपको रिसीट देंगे। वो रिसीट आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रही होगी कि किस तरीके से वो रिसीट दिखती है। तो दैट इज़ व्हाट दे विल गिव यू। वो देने के बाद में एक और चीज़ जो अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है वो है कि वहाँ पे रोड टैक्स भी पे करना पड़ता है आपको आरटीओ को। उधर ही सामने ही आरटीओ का ऑफिस है, तो वो लोग गाड़ी चेक करते हैं आपकी पहले। मतलब उधर के जो नेपाल के गार्ड्स हैं वो आपकी गाड़ी चेक करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं। उसके बाद में फिर गाड़ी चेक होने के बाद में वो आपको एक रोड परमिट का जो है वो प्रोसेस बना के देते हैं। मोटा मोटा मेरे को करीब 4,000 रुपये कुछ लगा था। भंसार आपको उनको देना होता है, भंसार देने के बाद में वो आपको रोड परमिट बना के देते हैं, वही डेज़ के हिसाब से, 12 दिन के हिसाब से जो भी मेरा था। करीब 4,000 मेरे को वो लगा था। मतलब टोटली 10,000 रुपीज़ मेरे को लग गए सिर्फ गाड़ी को नेपाल में लेके जाने के लिए 12 दिन के लिए। अभी ये करना क्यों ज़रूरी है, जितना मैंने स्टडी किया मुझे पता चला कि अगर आपके पास भंसार, हाँ, और जब हम पोखरा जा रहे थे तो रास्ते में एक और चौकी पे चेक हुआ जहाँ पे मेरा भंसार, मेरा रोड टैक्स का सारा कुछ डॉक्यूमेंट चेक हुआ। वो लोग एंट्री भी करते हैं। वापस आते वक्त किसी ने कुछ चेक नहीं किया, वापस आते वक्त किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, हम इंडिया में आराम से घुस गए। तो इंडिया में घुसना आसान है, नेपाल में घुसने के लिए थोड़ी सी प्रोसेस है। और शायद तक नेपाल वालों को इंडिया आने के लिए कुछ चार्ज भी नहीं है, पर इंडिया वालों को नेपाल जाने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है।
जैसे मैंने बताया भंसार और रोड टैक्स। अगर आपकी गाड़ी बाय एनी चांस बिना इस डॉक्यूमेंट के पकड़ा गई तो वो आपकी गाड़ी जब्त कर लेते, वापस नहीं करते जी, ये जो मैंने सुना है। इसलिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, रुपए लगेंगे लेकिन ये ज़रूर आप कर लो, फिर आप बिंदास वहाँ पे घूमो। इनफैक्ट सिर्फ वहाँ घुसने के बाद में जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि जैसे एक सिग्नल है जिसमें से आप सीधा भी जा सकते हो और राइट भी जा सकते हो। तो हम लोग तो गाड़ी सिग्नल पे खड़ी कर देते हैं। अगर मेरे को राइट जाना है तो मैं राइट में खड़ी करूँगा, अगर मेरे को सीधा भी जाना है तभी भी मैं कहीं भी खड़ी कर दूंगा और मैं कहीं से भी राइट ले लूँगा। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। जो लोग को राइट में जाना है वो लोग अपनी गाड़ी को राइट लेन में लगते हैं, वहाँ राइट साइड में रखते हैं, और जिन लोगों को सीधा जाना है उनकी गाड़ी मिडल लेन में होती है। हमको ये सिस्टम पता नहीं था तो हमने अपनी गाड़ी को सीधा जाने था हमको, लेकिन हमने अपनी गाड़ी को राइट साइड में खड़ा कर दिया था और उधर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पर थोड़ी बहस के बाद में उसने हमको छोड़ दिया। उसने बोला कि आप परदेसी हो इसलिए मैं आपको जाने दे रहा हूँ। पर ये एक चीज़ हमने वहाँ पे सीखी कि वहाँ के ट्रैफिक नियम थोड़े डिफरेंट है। जैसे इंडिया में हम लोग कहीं भी घुस के कुछ भी कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वो इट्स अ डिफरेंट थिंग। दैट इज़ समथिंग वी लर्न। वन मोर थिंग, तो ये चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन का कि आपका डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए। उसके बाद में आपको कोई तकलीफ नहीं आती, आप आराम से ड्राइव करो, बढ़िया, सब कुछ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज़ वन थिंग। आपका एक्चुअल आरसी होना बहुत ज़रूरी है, एक्चुअल आरसी और नेपालीज रुपीज़। हाँ, तो नेपालीज रुपीज़ का जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन हो सके तो आप उधर ही कर लो, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास कोई फॉरेक्स कार्ड है तो आप फॉरेक्स कार्ड के थ्रू भी क्या कहते हैं नेपाल में यूज़ कर सकते हो। नेपाल में इंडियन रुपीज़ भी एक्सेप्ट करते हैं वो लोग कई जगहों पे, और कई जगहों पे आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। नॉट एवरी काउंटर बट बहुत सारी बड़ी बड़ी जो शॉप है वहाँ पे आप यूपीआई स्कैन करोगे तो वो आपको पूछेगा नेपालीज रुपीज़ का अमाउंट डालने के लिए बोलेगा। जैसे आप नेपालीज रुपीज़ डालोगे वो कन्वर्जन करके उतने रुपीज़ आपके इंडिया के इससे काट लेगा। तो दैट इज़ अ ब्यूटी कि आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये सारी शॉप में नहीं है, इसलिए अच्छा है कि आप कैश कैरी करो। पर यूपीआई चलता है, इंडियन रुपीज़ भी चलता है, और अगर आपके पास कैश है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। नेपाल में घुसने के पहले जो फाइनल चेकिंग थी, मतलब घुसने के बाद जो फाइनल चेकिंग थी, वहाँ पे हमसे घूस भी मांगा एक पुलिस वाले ने। उसने मुझे 100 रुपये घूस मांगी। कंपलसरी नहीं था पर मुझे नहीं पता था तो मैंने उसको 100 रुपये दिया। पर दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी कंट्री बहुत प्यारी है, लोग बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत ज़बरदस्त मिलता है, तो खूब हमने इन्जॉय किया। अब बात कर रहे थे सिम की। तो नेपाल में घुसने के बाद में आपका नेटवर्क तो चले ही जाएगा। आप अगर आपको चाहिए तो आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर सकते हो। पर हमने क्या किया था, हमने एक नया सिम ले लिया था, इट वाज कॉल्ड एनसेल। तो आपको बॉर्डर पे मिल जाएगा या किसी भी शॉप में मिल जाएगा। इंडियंस के लिए बहुत आसान है, आपको बस आपका आधार कार्ड देना है। हमारा आई बिलीव 399 का था, जिसके अंदर हमको 8 GB दिया था 10 दिन के लिए। एनसेल वॉज गुड, लेकिन वो जाने के बाद हमको समझ आई कि जब भी आप ऊपर चढ़ने लग जाते हो एनसेल का नेटवर्क चले जाता है, इट्स ऑफ नो यूज़। उधर एक और टेलीकॉम है कॉल्ड नेपाल टेलीकॉम। हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे नेपाल टेलीकॉम का नेटवर्क था और नेट भी चल रहा था। तो आई रिकमेंड, अगर मैं दोबारा वहाँ जाऊँगा तो इंस्टेड ऑफ एनसेल आई वुड रिकमेंड कि आप नेपाल टेलीकॉम का सिम लो। मुझे नहीं पता उसका चार्जेस क्या है, आप जाके स्टडी कर लेना। लेकिन सिम मिलना बहुत आसान है, बस आपका आधार कार्ड आपको देना है, इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर आपका सिम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ अ 399 नेपालीज रुपीज़, नॉट इंडियन रुपीज़। तो ये हो गया आपका सिम के बारे में। तो आई बिलीव मैंने मोटा मोटा काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, पर हो सकता है कि मैं कुछ भूल गया होगा। अगर मैं कुछ भूला हूँ तो मैं इस वीडियो को एडिट करके वो सारे पार्ट्स यहाँ डाल दूँगा। बाकी तो मोटा मोटा यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको और डिटेल में कुछ चाहिए, अगर आपको समझना है कि हाँ वो ट्रैक का एक्सपीरियंस कैसा था, तो उसके बारे में मैं एक नया वीडियो बना के डाल सकता हूँ। अगर आपको कुछ रिव्यू चाहिए, शूज़ का रिव्यू चाहिए, तो हाँ मैं वो उसका भी एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ, मुझे लेट मी नो। और अमेजिंग ट्रैक, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाओ, इसको इन्जॉय करो। नेक्स्ट प्लान इज़ टू गो टू एवरेस्ट बेस कैंप, विल सी कैसा होता है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।